गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में एक बार फिर से आप लोगों को हर घर पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने का मौका मिल रहा है। हालांकि बहुत बुरा दौर पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है और ख़ासकर हमारे देश भारत में आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। सबसे पहले आप सबको कक्षा 10+2 में पहुंचने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके इस क्लास में जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको सर ने पिछली कक्षा में कुछ बता दिया था। एक चैप्टर भी पढ़ाया गया है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरे जो भारतीय इतिहास है उसके कालक्रम के बारे में, हालांकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमारी इस कक्षा में आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कालक्रम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी जो है वो सभ्यता अस्तित्व में थी भारत में। हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद बहुत सारा जो है वो सीक्वेंस में कालक्रम है, जिसमें कि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिलेबस की। और साथ में ही सिलेबस के बारे में तो हालांकि सर ने भी आप लोगों को बता दिया था पिछली कक्षा में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कालक्रम मतलब कि पूरा सीक्वेंस में भारतीय इतिहास के बारे में बता रहा हूँ फटाफट से। और साथ में ही जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी जो भूमिका है, जो उसमें हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को वैसे वैसे हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसको बांटने के पीछे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग जो है वो विचार है। जैसे प्राचीन भारत को हम पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से लेकर जो भी हमारा समय रहा है भारत में से लेकर 1206 ईस्वी तक मानते हैं, क्योंकि इस काल में अब जो डिवीज़न इतिहासकारों ने किया कि इसको प्राचीन काल क्यों कहा जाएगा। अगर हम बात करें तो इस काल में भारतीय जो राजा थे, हिंदू राजा हैं, उन्होंने ही शासन किया ज़्यादातर। जो प्रारंभिक भारतीय राजा थे उन्होंने ही भारत के ऊपर शासन किया। हालांकि इसको हम धर्म के आधार पर नहीं बांटते हैं, लेकिन सामाजिक और जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो भी इस दौरान आए, जिसके कारण कि प्राचीन भारत को जो है प्राचीन भारत का नाम दिया गया, जिसका कालक्रम हम प्राचीन काल से लेकर जो पूरा पाषाण काल से लेकर 1206 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत में हम बात करते हैं कि जो जो भी टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत 1206 से लेकर 1500 सॉरी 1707 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के काल को जो हम मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास के नाम से भारत में जानते हैं। ये भारतीय इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आधुनिक इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, जिसके बारे में कि हम आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सा कालक्रम रहा है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो पाषाण युग जो कि 17,000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर 3300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद मेहरगढ़ संस्कृति। ये मेहरगढ़ संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले भारत में कृषि का आरंभ मेहरगढ़ से हुआ माना जाता है। कि भारतीय लोगों के जो एविडेंसेस मिले हैं कृषि करने के, वो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो 7,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3300 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके बारे में हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था। उसका कालक्रम वैसे 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। लेकिन एक्चुअली में एनसीईआरटी की हम बात करें या फिर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के विकास की, तो ज़्यादा विकसित हुई 2700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। हालांकि 1500 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका कालक्रम रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम वैदिक काल की। वैदिक काल मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर 500 ईस्वी पूर्व तक किया जाता है। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है वैदिक काल
जिसमें कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें जो हमारा महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद, उसकी स्थापना हुई। इस समय आर्य भारत में आए और उन्होंने अपने राज्यों को स्थापित किया। आर्य लोग जो है तो 1500 ईस्वी पूर्व में जो भारत आए थे। आप लोगों ने डिक्लाइन फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा कि किस प्रकार से आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और उनके आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बने। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। हालांकि 500 ईस्वी पूर्व तक इसको एक्सटेंड करते हैं हम। और इसमें जो है वो 4 जो हमारे वेद बचते हैं, बाकी 4 के अलावा जो 3 वेद बचते हैं, ऋग्वैदिक काल तो हो गया, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद जो है वो वैदिक उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। इसके अलावा पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सारे के सारे इस काल में लिखे गए हैं। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, आपने याद रखना है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन यहाँ पे जो 500 ईस्वी पूर्व लिखा है उसमें जो है उत्तर वैदिक काल में जो हमारे वेद है उसके उपवेद या पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद लिखे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन भारत की। 1200 ईस्वी पूर्व के बाद जब हम बात करते हैं कि आर्य भारत में आ गए, तो भारत में छोटे छोटे राज्य जो अस्तित्व में आने लगे, जिन्हें जन कहते थे। बाद में ये जनपदों का रूप लिया इन्होंने और बाद में महाजनपद बन गए। तो महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जो आरंभ होता है 700 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक इसका काल रहता है। 300 ईस्वी पूर्व में भी हम बात करें तो 340 ईस्वी पूर्व में जब मगध साम्राज्य जो है नंद वंश जो है उस पर अधिकार कर लेता है, तो उसी के साथ जो है महाजनपद काल भी समाप्त हो जाता है। हालांकि हम सेकंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। मगध साम्राज्य की बात करें तो इसमें हम मगध साम्राज्य में हम 545 ईस्वी पूर्व से 320 ईस्वी पूर्व, जिसमें जो महाजनपद उस समय था, चाहे हर्यंक वंश की बात करें, बिंबिसार, अजातशत्रु, नंद वंश के जो शक्तिशाली शासक है वो, उन सब ने जो है मगध के ऊपर अधिकार किया था। उसके बाद सातवाहन साम्राज्य, ये भी हम बीच में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक का ये काल रहा है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के जो शक्तिशाली शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसको मैं आगे आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसी वीडियो में। शुंग साम्राज्य, शक साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य। कुषाण जिसका शक्तिशाली शासक कनिष्क था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर चोल साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। 3 दक्षिण भारत के राज्य, चोर, चेल और पांड्य, जिसमें चोल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली रहा है, जो कि 250 ईस्वी पूर्व से लेकर जिन्होंने 1070 ईस्वी तक शासन किया। बहुत लंबे समय तक इस साम्राज्य ने शासन किया। एक चीज और बता दूं कि भारत के जितने भी साम्राज्य हुए हैं उनमें सबसे लंबे समय तक चोल साम्राज्य ने जो है वो राज किया है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गुप्त साम्राज्य, जिसका काल 280 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक मानते हैं। और पाल साम्राज्य, पाल, प्रतिहार, चित्रकूट, राजपूत राज्य, ये सारे के सारे जो है दक्षिण भारत के राज्य हैं। उसके बाद राजपूत काल जो 900 ईस्वी से लेकर 1162 ईस्वी तक रहा है। इसमें राजपुताना वाला जो इलाका, राजस्थान, दिल्ली का जो एरिया है, इसमें छोटे छोटे राजपूत राज्यों की जो है वो स्थापना हुई थी। लेकिन ये राजपूत राज्य जो है इकट्ठे होकर जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो ये हम सारा पढ़ेंगे। साथ में ही इसमें हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज मध्यकालीन भारत, जो हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत को मैंने बात की कि इसमें 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन रहा है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का एक जो दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसमें कि कई वंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ये हालांकि ये सिलेबस में आप लोगों को नहीं है, लेकिन ये कालक्रम के आधार पर मैं जरूरी समझता हूँ कि आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। गुलाम वंश की बात करें तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा इल्तुतमिश और बलवन, रजिया बेगम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत ही पहली भारत की पहली सामग्री या साम्राज्य जो सम्राट रही है महिला, वो रजिया बेगम रही है। ठीक है, तो गुलाम वंश की वो शासक थी। उसके बाद खिलजी वंश, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं।
तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक, सैयद वंश एक बीच में शासन रहा, और लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और इसके दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी, जिन्हें 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने पराजित किया। बाबर ने उनको पानीपत की पहली लड़ाई में हराया 1526 ईस्वी में, और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत में मुगल साम्राज्य का शासन रहा। 1707 के बाद जो है, हालांकि 1707 नहीं बोलेंगे हम इसको, 1707 मैंने इसलिए कहा कि 1707 में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसका अंत हो जाता है। लेकिन मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो है उसने 1857 ईस्वी तक शासन किया। मुगल साम्राज्य के अंतिम जो सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फिर बाद में उनको जो है वो रंगून जेल भेज दिया था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 1707 इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि 1707 में जो मध्यकालीन भारत है उसका समय समाप्त हो जाता है यहाँ पे। और हालांकि मुगल साम्राज्य जो है वो 1857 ईस्वी तक भारत में उसने शासन किया है। 1707 में मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था औरंगजेब, उसकी मृत्यु, शक्तिशाली सम्राट था एक्चुअली। अंतिम सम्राट तो मैंने आप लोगों को बताया कि बहादुर शाह जफर था। उसके बाद आधुनिक भारत की हम बात करते हैं। आधुनिक भारत 1762 से लेकर 1947 ईस्वी तक, इसे भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। दक्षिण भारत में मराठा भी बहुत शक्तिशाली थे शिवाजी के नेतृत्व में, बाद में फिर पेशवाओं के नेतृत्व में, फिर सिख राज्य संघ 1716 से लेकर 1849 तक, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जैसे महत्वपूर्ण जो है वो शासक रहे। बाद में फिर हम बात करते हैं सिख गुरुओं की, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, मतलब कि सिख समुदाय की जो है सिख एक साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल 1760 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, जिसमें 1760 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अंग्रेजों के शासनकाल की। अंग्रेज जो कि महान शासक थे और उन्होंने भारत में काफी लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। उसके बाद हम बात करते हैं जो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हम बुक पढ़ रहे हैं आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जिसमें पहला चैप्टर आपने लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता। सेकंड चैप्टर जो है हमारा राजा, किसान और नगर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम स्कूलों में बेटा जो बुक पढ़ाई जाती है वो मनजीत सिंह सोढ़ी की है। लेकिन हमने कोशिश की है पिछला जो वीडियो उसमें भी पवन सर ने कोशिश की थी कि वो एनसीईआरटी से जो है वो काफ़ी सिलेबस ले, तो मैंने भी कोशिश की है कि एनसीईआरटी और कुछ मनजीत सिंह सोढ़ी जो हमारी अपनी बुक्स है, वो जो हमारा नॉलेज है इतिहास के बारे में, वो उन सबको यहाँ पे जो है वो हमने इकट्ठा किया और नोट्स आप लोगों को पूरे दिए जाएंगे। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास उस बुक में, मनजीत सिंह सोढ़ी की बुक में जो चैप्टर का नाम है। अभी हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर कल के वीडियो में हम रेगुलर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसमें राजा, किसान और नगर में है। सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल, उसके बाद मगध साम्राज्य और बिंबिसार और अजात शत्रु के बारे में। महाजनपद काल में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और सबके बारे में मैंने नोट्स बनाए, उनको आप लोगों ने देखना है। मगध साम्राज्य जिसमें बिंबिसार और अजात शत्रु के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य। ये 16 महाजनपद है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, हालांकि इसमें हम डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले चैप्टर में, इसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं, सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, कौटिल्य कौन था, इसमें मेगस्थनीज कौन था सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सेल्यूकस के साथ उसका युद्ध, उसका वर्णन भी करेंगे। उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में, और फिर अशोक के बारे में। अशोक जो कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ेंगे।
ये जो मौर्य साम्राज्य के शासक है उनके कालक्रम के बारे में 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि 321 ईस्वी पूर्व में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठता है। तो इसमें उसके बाद जो है बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ संप्रदी, और लास्ट जो इनका शासक था वो था बृहद्रथ, जिसे उसके सेनापति ने पराजित किया। तो चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अशोक के ऊपर जो कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे, वो रहेंगे अशोक और कलिंग का युद्ध, अशोक का धम्म, अशोक और बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक की महानता के कारण। फिर पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश और कुषाण साम्राज्य, जिसमें कनिष्क की विजयों और उसके बारे में हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो सबसे बड़ा साम्राज्य रहेगा गुप्त साम्राज्य, जिसके महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो गुप्त शासक है उनका कालक्रम भी इसमें दिया गया है। सबसे पहले श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना, फिर घटोत्कच करके एक शासक रहा, लेकिन ये इतने शक्तिशाली नहीं थे। गुप्त साम्राज्य का पहला जो शक्तिशाली शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर समुद्रगुप्त जो है वो इस वंश का सबसे महान शासक रहा है। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त, ये गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शक्तिशाली शासक रहे हैं। और उसी के कारण जो है गुप्त काल को फिर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली और फाहियान के बारे में, जो कि चीनी यात्री था और भारत में आया था चीनी यात्री के तौर पर, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आज के लिए। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना। इसके जो टॉपिक्स हैं, जो अगर आपको लगता है कि बढ़िया चीज़ें हैं, वो लिख भी सकते हैं। बाकी कल से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।